नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जागो इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कंचन बैनर्जी। जागो इंडिया में आज हम बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। देश अभी कोरोना काल से पूरी तरह से उभरा भी नहीं है और कोरोना के नए वेरिएंट ने तबाही मचानी शुरू कर दी है, जो लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के सामने एक नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर के 89 देशों में फैल चुका है। भारत में ओमिक्रॉन के एक्टिव केसों की संख्या 155 से ज्यादा हो गई है, तो वहीं ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का दावा है कि ओमिक्रॉन जैसे खतरनाक वेरिएंट पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थेरेपी का कोई असर नहीं होता है। इस वेरिएंट की ताकत और लक्षणों को लेकर भी बहुत सी नई बातें सामने आई हैं। दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य देशों में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर इसे डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा ताकतवर यानी ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। डेल्टा वही वेरिएंट है जिसने भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तबाही मचाकर रख दी थी। यह वेरिएंट इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन पिछले वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है और वैक्सीनेशन या नेचुरल इन्फेक्शन से होने वाले इम्यून रिस्पॉन्स को भी बेअसर कर सकता है। तो ओमिक्रॉन कोरोना का ही एक वेरिएंट है जो कि कई सारी म्यूटेशंस के बाद अभी सामने आया है और इसके केसेस काफ़ी तेज़ी से बाहर के कंट्रीज़ में कुछ बढ़ के आए और अब इंडिया में भी कुछ दिनों से इसके कई केसेस आने लगे हैं। लक्षण इसके कोरोना की तरह ही हैं, खांसी, जुखाम, बुखार होना, सोर थ्रोट, गले में खराश होना। बाकी इसके कुछ सीवियर सिम्टम्स भी हैं, सांस में तकलीफ़ होना, डायरिया होना। पर अभी जो मोस्टली केसेस पाए गए हैं उनमें लक्षण बहुत माइल्ड ही मिले हैं हमें, पर सावधानी बरतने की हमें फिर भी जरूरत है। ओमिक्रॉन के ये हैं लक्षण: सांस लेने में तकलीफ होना, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करना, स्वाद और गंध का न आना, बुखार, अनाहार समय, थकान महसूस करना, सिर में हर समय दर्द रहना, पूरे शरीर में दर्द की शिकायत, सूखी खांसी होना, गले में खराश की शिकायत। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन में वायरस का अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेंट वर्जन देखा गया है। इतने सारे म्यूटेशन इससे पहले कभी भी एक ही वायरस में नहीं देखे गए हैं। यही वजह है कि नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिक चिंतित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन पिछले बीटा और डेल्टा वेरिएंट से आनुवांशिक रूप से अलग है, लेकिन इस बात की भी अभी कोई जानकारी नहीं है कि ये जेनेटिक बदलाव इससे ज्यादा खतरनाक बनाते हैं या नहीं। दक्षिण अफ्रीका में पाया गया खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक कई देशों में फैल चुका है। जर्मनी, इटली, बेल्जियम, इजराइल और हांगकांग में इसके नए मामले दर्ज किए गए हैं। अमेरिका में सरकार के शीर्ष इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फाउची ने कहा कि इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर अमेरिका में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले देखने को मिल जाएं। तो ये जो वेरिएंट है ये भी एक तरह की म्यूटेशन है जो मेन कोरोना वायरस की म्यूटेशन के कारण शुरू हुआ है और बाहर की कंट्रीज़ में अब हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस और डेथ की पुष्टि बाहर से नहीं आ रही, पर केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों को लक्षण काफ़ी लोगों को मिल रहे हैं और इंडिया में भी कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से इसके केसेस आए हैं, तो हमें सावधानी तो बरतनी है इसके लिए। ओमिक्रॉन से बचाव के तरीके: अगर आप वैक्सीन के लिए योग्य हैं तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से खुद को दूर रखें। अगर बहुत जरूरी है बाहर जाना तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। संक्रमण के लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। अगर आप में संक्रमण का पता चल गया है तो बाकी लोगों से खुद को अलग कर लें।
कोरोना के नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद भी सरकार किसी तरह का लॉकडाउन लगाने की तैयारी में नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इसको लेकर कड़ा रुख अपनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो हम ओमिक्रॉन पर बात करेंगे। हमारे साथ ओमिक्रॉन पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर डी.के. गुप्ता, सीएमजी फिलिक्स हॉस्पिटल के यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर पुनीता सिंह हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। कई डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर सर से ये पूछा जाएगा कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतना जरूरी है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ हमारे बीजेपी नेता देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर यहाँ पर शिव सचदेवा जनरल फिजिशियन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। डॉक्टर ममता भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगी। सबसे पहले डॉक्टर शिव सचदेवा के पास में पहुंचूंगी। डॉक्टर शिव, आपसे मेरा सबसे पहले ये सवाल होगा, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी और उसके साथ सवाल मेरा ये होगा कि ओमिक्रॉन जिस तरह से लगातार अपने पैर पसार रहा है, 11 राज्यों में फैल चुका है, कितना खतरनाक है ये? डॉक्टर शिव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं डॉक्टर ममता के पास जाऊंगी। डॉक्टर ममता, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हर खबर हरियाणा पर। और उसके साथ सबसे पहला सवाल मैम मेरा आपसे यही होगा, जिस तरह से ओमिक्रॉन लगातार अपने पैर पसार रहा है, कितना खतरनाक है ये लोगों के लिए? जिस तरह से कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर का खतरा कितना ज्यादा खतरनाक है? के लिए जैसा कि आप लोग बात कर रहे हैं, ओमिक्रॉन पहली लहर और दूसरी लहर के बाद अभी हार्डली मतलब 11 नवंबर को पता लगा है और 26 नवंबर के आसपास ये WHO ने कह दिया कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो गया है। और अभी सिर्फ 1 महीना बीता है और उसके बाद ओमिक्रॉन 89 कंट्रीज में फैल चुका है। भारत में आए हुए अभी गिने चुने दिन हुए हैं और आज का देख पा रही हूँ कि 150 का आंकड़ा पार कर गया। और जैसा कि अभी ब्रिटेन की स्टडीज या दक्षिण अफ्रीका में जो हो रहा है, तो वहां के डॉक्टर्स बोल रहे हैं ये 1.5 से 3 मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर इतना हाई संक्रमण हुआ, तो जब ब्रिटेन में हाहाकार मचा हुआ है, तो हमारे भारत में अगर अभी हमने ये जो नए लोग जो बाहर से आ रहे हैं, वो लोग अगर उनको वहीं क्वारंटाइन नहीं किया और वहीं पे प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर गई, और अभी कुछ मामले सामने आए हैं कि कुछ लोग भाग गए, इंफॉर्मेशन नहीं दी, इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं, तो भारत में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरी वेव को हम लोग देख चुके हैं, हाहाकार मच गया था बिल्कुल। चलिए डॉक्टर ममता, आपके पास वापस लौटूंगे और आपसे भी यहाँ पर कई सवाल हैं ऐसे जो मैं भी जानना चाहती हूँ और खुद जनता भी जानना चाहती है। आपसे और भी सवाल करने हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता हैं, सीएमजी फिलिक्स हॉस्पिटल के, उनसे कुछ सवाल हैं मेरे। डॉक्टर साहब, कोरोना ओमिक्रॉन से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी जरूरी है, ये बताइए जरा। ठीक है, सावधानी की बात करें तो हम सबको पता है सावधानियां क्या है। पहला है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब सबको मास्क लगाना है, बार बार अपने हाथों को धोना है, अपने नाक, कान, मुंह को, आंखों को बार बार हाथों से नहीं छूना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। अगर आप बाहर जाना ही पड़ता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है, जो मैंने बताया रेस्पिरेटरी हाइजीन उसका ध्यान रखना है। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना का किसी भी स्ट्रेन से कोरोना के बचे रहेंगे, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या कोई नया स्ट्रेन है, उससे बचे रहेंगे। और इससे ना कि कोरोना बल्कि और बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उनसे बचाव मिलता है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, टॉन्सिलाइटिस हो, फेरिंजाइटिस हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या स्वाइन फ्लू हो। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो छींकने और खांसने से फैलती हैं, उन सब से प्रिवेंशन मिलता है। इवन हाथ धोने से ऐसी बीमारियां हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज है, चाहे टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जॉन्डिस है, उनके बारे में बचाव मिलता है। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट से देश में तीसरी लहर आ सकती है? क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन लगातार अपने पैर पसार रहा है, 11 राज्यों में फैल चुका है, तो क्या तीसरी लहर आने का खतरा है इससे?
बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जैसा मैंने बताया कि जो उसका डबलिंग रेट है, जो केस डबल हो रहे हैं वो 2 से 3 दिन के बीच में हो रहे हैं और बहुत सारे देशों में इसने तबाही मचाई हुई है। इस टाइम डेनमार्क में लगभग लॉकडाउन लग चुका है। जो इंग्लैंड की सरकार है वो लॉकडाउन के बारे में सोच रही है। वहां पे कल ही 25,000 केस आए थे, उससे पहले 10,000 केस थे। टोटल केसेस वहां पे 90,000 से ज्यादा हो चुके हैं। यूएस में केसेस बढ़ रहे हैं, अमेरिका में केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो दूसरे देशों में जो हालात दिख रहे हैं, जैसे पहले हमें डेल्टा के समय दिख रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर हमने सावधानी नहीं बरती, हमने अगर अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया, वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज नहीं करा, तो हमारा भी ये जनवरी मिड के बाद कभी भी तीसरी वेव की पूरी प्रबल संभावना है। तो बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से लगातार यहाँ पर अगर हम वैक्सीन की बात कर ले तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन ले ली हैं, दोनों डोजेस ले ली हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी पहली डोज भी नहीं ली है। लोगों के अंदर एक डर भी है। पहली डोज लेने के बाद कई लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि हम दूसरी डोज नहीं लेंगे, हमें दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं है। तो कोरोना वैक्सीन लगवाने से ओमिक्रॉन वेरिएंट से कितना बचाव होगा, इस पर अपनी जानकारी दें। देखिए, अभी तक बहुत डाटा नहीं है इस बारे में, लेकिन अभी तक ये देखा गया कुछ वैक्सीन तो बिल्कुल इनइफेक्टिव है। जैसे साइनोवैक के बारे में बात करें, जो स्टडी हुई है उसमें साइनोवैक की एफिकेसी है वो बहुत कम है, ना के बराबर है ये जो चाइना द्वारा वैक्सीन बनाई गई है। ऐसे जो फाइजर और बायोनोटेक की वैक्सीन है उसकी एफिकेसी में देखा गया कि वो 25% ही इसकी जो एंटीबॉडीज है उनको न्यूट्रलाइज कर पा रहा है। तो अभी भारत देश में जो वैक्सीन बनी है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और जो स्पुतनिक है, तो 3 वैक्सीन लग रही थी, इनके बारे में भी डाटा नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी चूंकि बहुत सारे गुण इसके अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा से मिलते जुलते हैं, तो कुछ ना कुछ पार्शियल एफिकेसी जरूर होगी। और ये भी बिल्कुल तय है कि जितना इफेक्टिव पूरा होना चाहिए उतना इफेक्टिव नहीं है। इसलिए हम लोगों को अभी दूसरी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है ओमिक्रॉन के अगेंस्ट, और उसे बनने में भी समय लग सकता है। तो इसलिए जिसकी सेकेंड डोज नहीं लगी है वो सेकेंड डोज जरूर लगवाए और सरकार को बूस्टर डोज लगवाने की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये डॉक्टर डीके गुप्ता थे जो हमारे साथ फेलिक्स हॉस्पिटल से सीधा जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि कितना जरूरी है आपके लिए वैक्सीन, कितनी ज्यादा जरूरी है और क्या कुछ बचाव आपको करने हैं। अब मैं अपने गेस्ट के पास जाती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर शिव सचदेवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव सचदेवा जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से ओमिक्रॉन लगातार अपने पैर पसार रहा है, कितना खतरनाक मानते हैं आप इसे? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि ये नॉर्मल फ्लू इससे आ रहा है, नॉर्मल फ्लू के बाद आदमी अपने आप ठीक हो जा रहा है। क्या ये कैजुअल तरीके से जो लोग ले रहे हैं ये ठीक है? देखो, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है जिसमें लोगों में बहुत ही भय व्याप्त है, बहुत ही दहशत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखते हैं, पहले ही सावधान हो जाते हैं, पहले ही सतर्क हो जाते हैं, तो हम इससे निजात अवश्य पा सकते हैं। ये भी कोरोना की तरह ही एक वेरिएंट है, डेल्टा की तरह, जैसा कि बहुत ही कैजुअल टेस्ट हुई थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इन्फेक्शियस ये बहुत ज्यादा है क्योंकि म्यूटेशन इसका 50 टाइम्स है, लेकिन जो डेथ होने की संभावना बहुत कम है, ना ही आइसोलेशन होने की संभावना है। लेकिन इसमें वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। दोनों वैक्सीनेशन जिसने ले रखे हैं उसको थोड़े ही लक्षण बाहर आएंगे, और हम अपनी घरेलू चीजों से ही, जैसे हमारे पास तुलसी होती है, गिलोय होता है, दालचीनी होती है और नीम होती है, हमारे पास अदरक होती है, शहद होती है, इन्हीं चीजों के माध्यम से ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ डर है, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि तीसरी लहर आएगी, क्योंकि लगभग हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से बहुत 75% जो है इम्यूनाइजेशन हो चुकी है, वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो इसकी लहर आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सभी केंद्र सरकार की और राज्यों की सरकार की, जिलों की स्वास्थ्य जो मंत्रालय है वो लगा हुआ है इसको पहले से ही रोकने में, अंकुश लगाने के लिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तीसरी लहर आने की कोई संभावना नहीं है, और इसके लक्षण भी माइट है, जैसा कि पहले स्मेल नहीं आती थी या लोगों को बहुत ही ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, इसमें ऐसा नहीं है। चलिए, मैं यहाँ पर बीजेपी नेता हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जुड़े हुए हैं, उनके पास आऊंगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और उसके बाद सवाल मेरा आपसे देवेंद्र प्रमुख ये है कि सरकार कितना तैयार है, क्योंकि जिस तरह से पहली लहर गई, दूसरी लहर आई, अब ये तीसरी लहर कह सकते हैं, क्योंकि लगातार 11 राज्यों में फैल चुका है और 155 के पार इसके केसेस जा चुके हैं। कितना सतर्क और कितना तैयार है हमारी सरकार इसके लिए? धन्यवाद कंचन जी। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने अच्छी डिबेट्स रखी है,
और अच्छे एक पैनल्स के साथ आप डिबेट्स कर रहे हैं। मैं सब डॉक्टर्स को नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इनके माध्यम से जो जानकारी हम लोगों के बीच में जा रही है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है आज के समय में। जो हालात जिससे हम गुजर कर आ रहे हैं पीछे, वो हम सबने देखे हैं। पूरी दुनिया में क्या स्थिति हुई है और विकसित जो कंट्री थी उन कंट्रियों की हालात कभी कभार कैसे लगे थे कि हमको डर उनसे ज्यादा लगा कि हम विकासशील राष्ट्र होने के साथ, विकासशील देश होने के साथ जब वो लोग नहीं लड़ पा रहे, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे और इटली जैसे देश इस कोविड काल में वैश्विक महामारी के दौरान जिस तरह से टूटे हैं, बिखरे हैं, उसके डर निश्चित था। जबकि WHO ने अपनी रिपोर्ट में कई बार कहा था कि भारत की स्थिति जो है वो खराब हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ काफी अभाव थे उनके हिसाब से। जो हमारा सिस्टम था, जो हमारा स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर जितने हमारे सिस्टम बने हुए थे उस समय के पुराने काल के, उसको देखते हुए हमें बहुत भयानक स्थिति का सामना भी करना पड़ा। पर फिर भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय भारत सरकार का जो है धन्यवाद करना चाहूंगा कि बड़ी उन्होंने नम्रता और विशाल दिल के साथ इस बीमारी से लड़ा है और देश को निकालने का काम किया है। जो कोविडशील्ड और कोविड वैक्सीन की जो बात कर रहे हैं कई बार, इसमें अगर राजनीति से उसको उठाकर देखें, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा देश कंट्री होने के बाद भी हमने जिस तरह से, जिस स्पीड से वैक्सीनेशन किया है, वो एक पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की है, पूरी दुनिया ने उसको माना है। हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरीके से, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर जितने भी हमारे कोरोना काल के योद्धा जो साबित हुए हैं, जिसका जो काम है उन्होंने देश के लिए जो कार्य किया, मैं सबको नमन और उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि किस स्थिति से उन्होंने गुजरते हुए इस देश को, इस राष्ट्र को संभाला है। आज तीसरी लहर से पहले हम बड़ी चिंता कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। और आपने इस पर डिबेट्स रखी, मैं बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल्स को, आप सबको, आपकी पूरी टीम को कि आप पहले ही इतने एक्टिव हैं। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, पहले मैंने सुना था जब उन्होंने शुरू में कहा कि जिस तरह से हम बचाव कर सकते हैं, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इससे बचाव करने के साथ साथ जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम इस तीसरी लहर से बचने के लिए, ओमिक्रॉन से बचने के लिए जो खतरनाक खतरनाक स्थिति को देखते हुए बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर ममता के पास मैं आना चाहूंगी। डॉक्टर ममता, इलेक्शन भी है, न्यू ईयर भी है और शादी विवाह का सीजन भी लगातार चल रहा है। ऐसे में किस तरह से सावधानियां रखी जाए ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें? देखिए, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, मास्क सबसे इम्पोर्टेंट है और मास्क सबको लगाना ही होगा। मुझे लगता है कि जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि रोकथाम कैसे की जाए, तो सरकार के साथ हम इंसानों की भी और जो हम समाज में जो लोग हैं, हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि ये हेलमेट की तरह नहीं कि आप ट्रैफिक में जा रहे हो और आपको उन्होंने रोका कि आप हेलमेट लगाओगे तो आपकी सुरक्षा होगी, नहीं तो फाइन लगेगा। ये अगर हम अपने आप से मास्क पहन रहे हैं तो हम आसपास के लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। अगर हमें ओमिक्रॉन है तो, या कोई भी कोविड इन्फेक्शन है, तो हमें जो है अपने आप से सावधानी बरतनी होगी। भीड़ भाड़ की जितनी भी, जहां पे भी भीड़ भाड़ का ऐसा है, आप कम गेस्ट को बुलाइए। अगर शादी ब्याह कर रहे हैं, एक तो भीड़ भाड़ होनी नहीं चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल करना चाहिए। और दूसरी बात है कि सरकार की तरफ से एक कहते हैं कि हमें ये बिल्कुल फाइन लगाना होगा, कि अगर बहुत स्ट्रिक्ट फाइन लगाना होगा कि अगर इकट्ठे भीड़ कहीं पे इकट्ठी हो रही है, अभी 25 दिसंबर के बाद से, क्रिसमस के बाद से एकदम नए साल का सेलिब्रेशन होना होगा, स्ट्रिक्टली इस पे रोक लगाया जाए। क्योंकि जैसे बड़े देश जब संभाल नहीं पा रहे हैं, तो अगर हमने मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इन 3 चीजों पे अपने आप को, इन चीजों को नहीं मेंटेन किया, और साथ ही साथ जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें अपनी इम्यूनिटी पे भी वर्क करना होगा। जो उस तरह की चीजें जैसे नीम है या एंटी फंगल जो चीजें हैं, उन सब का ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा कि जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। और साथ में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे जाने को रोकना होगा, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के बहुत क्या लक्षण भी, अभी हम लोग केस स्टडी बहुत ज्यादा नहीं आई है कि क्या लक्षण बहुत हो सकते हैं और कितनी भयावह ये हो सकती है। अभी लोग जैसे कि बता रहे हैं कि कुछ मरीज ठीक होकर के भी आए हैं, तो फिर भी एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है अगर तीसरी वेव से बचना है तो। जी
बीजेपी नेता देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है कि जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर सामने आई थी तब भी धीरे धीरे केसेस बढ़े थे, एकदम से केसेस नहीं बढ़े थे। अगर शुरुआती बात करें तो बहुत धीरे धीरे केसेस बढ़े थे और यही ओमिक्रॉन में भी देखा जा रहा है, धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। एक वक्त था जब 3 केसेस मिले थे, 4 मिले थे, लेकिन अब जो संख्या है वो 155 के पार चली गई है। अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे तो क्या सरकार लॉकडाउन की और दोबारा से यहाँ पर विचार विमर्श कर सकती है? कंचन जी, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है कि सरकार भी इस पर अपना स्पष्ट रुख रखे। और मैं फिर एक बार इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 155-50 के करीब केसेस पर जो है इतनी गहन चर्चा शुरू की है और पिछली जो घटना घटी है, पिछली जो हालात हुई हैं, उनसे एक सीख लेने की यही अच्छाई होती है कि उनसे सीख लेने की और कमियों को दूर करते हुए भविष्य में वो दौर से न गुजरे हम। क्योंकि आपने जो कहा कि लॉकडाउन जो है लगाना आखिरी एक हथियार बचता है सरकार के पास, और वो हथियार जो है अपनाने में जिस तरह से हम देश की स्थिति जो आज ये हमारे देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बार बार लॉकडाउन लगाया जा सके। हम दुनिया की आबादी के सबसे बड़े हिस्से का एक हिस्सा बैठे हैं और हमारे पास जो आर्थिक स्थिति की बात अगर करने लगे तो काफी संख्या में विकासशील कंट्री हमारा देश है, विकासशील है, और बहुत ऐसे बड़ी संख्या में हमारे पास लोग हैं कि जिनको डेली का कार्य करना है, डेली मेहनत करना, कार्य करने के बाद डेली कमाना और डेली खाना, रोज कमाना रोज खाना। लेकिन देवेंद्र जी, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से दूसरी जब वेव आई थी उस वक्त की तस्वीर मैं भी उठा लेती हूँ, आप भी उठा लीजिए, सारी जनता भूली नहीं उन तस्वीरों को। ऑक्सीजन की कमी, बेडों की कमी, जो डरावनी तस्वीर आई थी उसमें कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया, कई नन्हे बच्चों ने अपने माँ बापों को खो दिया, कई माँ बापों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को खो दिया। तो इसको लेकर अगर देखा जाए तो सरकार को और बेहद सतर्क होने की जरूरत है। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने। अब डॉक्टर्स हमारे साथ बैठे हैं, 3-3 पैनल, हमारे पैनल में 3-3 डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं डॉक्टर साहब के साथ बोलूंगा तो शायद लगता है कि मैं नेता में और डॉक्टर में बड़ा फर्क है। मुझे पार्टी का पक्ष रखना है, उन्हें जनता का पक्ष रखना है और ईमानदारी से रखना है। कभी कभार आप मेरी बात पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के होते हुए बोल रहा हूं कि कम से कम जो है हमने जो बड़ी उपलब्धि ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर भारत सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में हम लगभग 350 प्लस कर चुके हैं कि हमने प्लांट्स वहां लगाए हैं, बड़े हॉस्पिटलाइज किए हैं। और दूसरा, देश में जो है बड़ी संख्या में हमारा पहला यही प्राथमिकता थी कि देश में अगर ऐसी स्थिति आए तो कम से कम ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत ना हो। दवाई और भूख को तो हमने पीछे ही कंट्रोल किया था। 80 करोड़ लोगों से ज्यादा खाद्यान्न गरीब लोगों को बराबर हम 2 वर्षों से देते आ रहे हैं। हमारी सरकार ने राशन के माध्यम से जो देहात पिछड़ा वर्ग या पिछड़ी कॉलोनियां जहां लोग जो है राशन से और दवाई से दिक्कत आ रही थी, वहां सरकार की यही उपलब्धि थी। वो किसी भी हालत में वहां दवाई भी पहुंची और खाद्यान्न पहुंचा। लेकिन ऑक्सीजन की जो आफत एकदम से पूरे देश पर पड़ी, सरकार पर पड़ी, उसको हम झेल नहीं पाए इस वजह से कि वहां हमारा इतना ध्यान भी नहीं था कि अटैक इधर से भी हो सकता है। लेकिन ये आस्मिक जो है, आत्मिक बीमारी इस तरह की थी कि ये एक दैविक आपदा थी, ना कि देही। अगर सरकार कोई चूक करती, हमारी चूक से होती तो सरकार पर निश्चित उंगली, लेकिन ये इस तरीके की आपदा थी कि सारे जिन लोगों के पास विकसित देश है सारी चीज सब थी, डॉक्टर्स भी, अस्पताल भी, सब पूरी, वो भी इससे नहीं बच पाई। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जिस तरह से प्रयास किया है, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी टीम ने, हमारे देश के हर उस जवान ने, उस सैनिक ने, उस नौजवान ने और उस नागरिक ने जो अपने स्तर से प्रयास किया है, मैं उन सबको फिर नमन करता हूं कि वो एक बड़ा प्रयास था। उस डॉक्टर ममता आपके पास, बिल्कुल, वैश्विक महामारी से हम जूझ पाए, लड़ पाए। हाँ, चलिए डॉक्टर ममता आपके पास में आऊंगी। हमारे देश में जहां हमें काम भी करना है डॉक्टर ममता, हमें ऑफिस भी जाना है, कई वुमेन्स हैं जिन्हें बच्चे भी देखने हैं, जिन्हें ऑफिस भी जाना है, लोग भी हैं जो अपना काम नहीं छोड़ सकते। ऐसे में लोग अपने आप को घरों में कैद भी नहीं कर सकते हैं। लोगों के लिए बड़ी समस्या है ये ओमिक्रॉन। नहीं, जैसे कि मैं भी सिर्फ इनकी बातों से अभी सहमत हूँ। लॉकडाउन लगाना अंतिम फैसला होगा, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक 2 बार में जो आर्थिक स्थिति हो गई और जितना लोगों को काम नहीं मिला, जितने लोग बेरोजगार हो गए और अभी फिर से इकोनॉमी बढ़ने लगी, अगर लॉकडाउन लगा दिया गया तो फिर से 3 महीने वही वाली स्थिति आएगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा। देखिए, दोनों चीजों को हम लोगों को देख के चलना है, सुरक्षा भी करनी है, बचाव भी करना है, और साथ ही साथ हम किसी को भूखा नहीं मार सकते घर में बिठा करके। इसका अभी भी स्थिति बिल्कुल नहीं बिगड़ी है।
160 के करीब आए हैं, अगर वहीं पे लोग अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझे, लोग छुप के क्यों भाग रहे हैं? अगर वो क्वारंटाइन हो जाते हैं तो अपने साथ साथ अपने आसपास वालों को भी बचा रहे हैं। और अगर 160 को एक लिमिट तक लाते लाते अगर रोक दिया गया, क्वारंटाइन हो जाए, होम क्वारंटाइन का ऑप्शन हो जाए, जैसे अभी एलएनजेपी का मैं परसों पढ़ रही थी कि उन्होंने ये जो ओमिक्रॉन के पेशेंट्स है, नॉर्मल जो कोविड के पेशेंट्स है, उससे अलग बेड रखे कि उनका अलग वेरिएंट का पता लगे। इस तरह से अगर कर दिया गया तो सरकार के साथ साथ लोग भी अगर संभलने लग गए, और ये सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे एक बार कोरोना खत्म होता है तो लोग समझते हैं कि हमारे लिए जो है सो अब हम एकदम खुल करके वेकेशंस पे जा सकते हैं। देखिए, वायरस वैक्सीनेशन, अगर वायरस तभी रुकेगा जब वैक्सीनेशन होगी और तभी हम जीत पाएंगे। साथ साथ अब लोगों को जबरदस्ती आप क्यों जरूरत पड़ रही है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लीजिएगा तो आपको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी? अमेरिका में बूस्टर डोज लग गया है और हमारे यहाँ जो है हम लोग भी मांग रहे हैं सरकार को, मतलब चाह रहे हैं कि हम सबको बूस्टर डोज लग जाए, जो वैसे जो 40 के ऊपर के हैं जिनको कोई बीमारी है उन लोगों को लग जाए तो थोड़ा सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि 8 से 9 महीने के बाद इम्यूनिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज। डॉक्टर ममता, समय की कमी है, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर शिव सचदेवा जुड़े हैं। डॉक्टर शिव, आपके पास आऊंगी। डॉक्टर शिव, जिस तरह से अगर देखा जाए तो क्या ये वेरिएंट पूरी तरह से यहाँ पर अदृश्य माने, क्योंकि ये एक ऐसा दुश्मन है हमारा जिसके बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि आखिर ये हमारे ऊपर अटैक कहां से करेगा, तो कितना खतरनाक हम मान सकते हैं? क्योंकि कई लोग हैं जो इसे बिल्कुल भी खतरनाक नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये नॉर्मल कोल्ड, नॉर्मल फ्लू होगा, उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अगर सिम्टम्स नजर भी आ रहे हैं तो वो अपने आप को बचा रहे हैं, डर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, देखो, ऐसा है, ये जो पहले वाला कोविड-19 वाला वायरस था वो श्वसन क्रिया पर ज्यादा अटैक करता था, आरटीआई पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर देता था, निमोनिया कर देता था। उसके बाद हमारे कई अंगों को फिर ये घातक सिद्ध होता था उनके लिए। लेकिन ये जो वायरस है जो अभी तक जैसे कि हमारे देश में आए हैं या उनके सिम्टम्स मिले हैं, उनके लक्षण मिले हैं, ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर, यानी कि हमारे गले में, जैसे आप कह सकते हैं आयुर्वेद में कंठशोथ हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा थकावट हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी और कंठशोथ हो जाएगा। मेन हमें ज्यादा फोकस करना है कि हमें अपने गले को ठीक करना है। जो हमारे आयुर्वेद में, ठीक है, जिसमें एंटीबायोटिक और एंटीवायरल तो चलती है एलोपैथिक के हिसाब से, लेकिन हमारे आयुर्वेद में एक धूपना होता है, जैसे स्नेहन, स्वेदन, नाक में हम नसें डालते हैं या स्वेदन करते हैं या पसीना ला के उसको ठीक करते हैं। इसी तरह एक धूपना होता है, फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन के माध्यम से हम अपने गले को ठीक कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा गला ठीक होता जाएगा वैसे वैसे जो इसके सिम्टम्स हैं वो कम होते जाएंगे। बाकी हम उसके साथ साथ उसको विटामिन सी ज्यादा देते हैं, जैसे आंवला है या टमाटर है या संतरा वगैरह है, इस टाइप के देते हैं, और शुद्ध और सात्विक भोजन देते हैं, जिससे कि गला जो है हमारा अच्छी तरह ठीक हो जाए। जो मेन फोकस है ये गले के ऊपर, अगर गला ठीक हो गया है तो इसके बाकी इसके कोई मेजर सिम्टम्स अभी देखने को नहीं मिले हैं। चलिए, देवेंद्र जी, आपके पास यहाँ पर लौटूंगी मैं। देवेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंचन जी। मैं सिर्फ यही कहूंगा आपके माध्यम से, जितने लोगों तक मेरी आवाज जा रही है, इसे बिल्कुल राजनीति से अलग हटकर सोचें। जो हमारे डॉक्टर्स, जिस तरह से डॉक्टर शिव सचदेवा जी और डॉक्टर ममता जी और डॉक्टर साहब पहले वालों, जिन्होंने तीनों पैनल्स ने बोला है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझे, सिर्फ इसमें सरकार का भी सहयोग होगा, आपका अपना सहयोग होगा, आपकी अपनी सुरक्षा भी होगी और राष्ट्र की सुरक्षा भी होगी, राष्ट्रभक्ति भी होगी। अगर एक भी नागरिक राष्ट्र का जाता है तो राष्ट्र की बहुत बड़ी क्षति है, जिसे पैसा से, ताकत से कभी पूरा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। सिर्फ इसको एक दूसरे के सहयोग से किया जा सकता, वो सहयोग करें और फॉलो करें डॉक्टर्स की बात को और माने जो सलाह दी जाती है, वो शादी हो, विवाह, बिल्कुल, क्योंकि सलाह मानना बेहद जरूरी है। देवेंद्र जी, इस वक्त लोगों की, डॉक्टर्स की खासतौर से सलाह बेहद जरूरी है। जो लोग डर रहे हैं, जिनमें सिम्टम्स हैं, वो भी बिल्कुल ना डरे, आप सामने आए, अपना ट्रीटमेंट कराए, क्योंकि किसी भी चीज से आप डरेंगे तो आप लड़ नहीं सकेंगे। फिर चाहे कोरोना की बात हो, पहली लहर की, दूसरी की या फिर ओमिक्रॉन की, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी नेता देवेंद्र जी जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शिव सचदेवा, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर ममता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारी आपने दी। तो बेहद जरूरी है कि आप यहां पर मास्क का इस्तेमाल करें, यहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। इसी के साथ जागो इंडिया में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।